जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारदीगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। आज का जो टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन में वो दर्पण है। देखिए, पिछला जो भी हम बता चुके हैं, ऐसा तो नहीं कि अगर वो आप नहीं देखे हैं तो आज वाला क्लास नहीं समझ में आएगा। लेकिन जैसा कि हम हमेशा हर एक वीडियो में कहते हैं, अपने जब भी हम आते हैं तब कहते हैं कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जो भी चैप्टर शुरू होता है कम से कम उस चैप्टर को शुरू से देखो। तो फिलहाल तो अभी जो बताएंगे या जो भी हम पढ़ाएंगे उसको देख लीजिए, मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछला 3 क्लास या 4 क्लास नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि एक सीक्वेंस बना हुआ रहेगा। तो चलिए प्रकाश का परावर्तन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है दर्पण। दर्पण क्या होता है? तो कोई भी चिकना या चमकीला सतह, कोई भी वैसा चिकना या चमकीला सतह जो प्रकाश को पूरी तरह से परावर्तित कर देती है। अब इसी चीज़ को हम लिखें तो 10th क्लास की तौहीन है। दोबारा फिर से बोल देते हैं, वैसा चिकना तथा चमकीला सतह जो प्रकाश को पूरी तरह से परावर्तित कर देती है उसे दर्पण कहते हैं। अब अगर एक बार में नहीं लिखे हो तो खैर दोबारा तिबारा सुन लो। कहा जाता है कि वैसा दर्पण जो प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित कर देती है, या फिर ऐसे कहिए कि वैसा चिकना तथा चमकीला सतह जो प्रकाश को पूरी तरह से परावर्तित कर देती है। और साथ ही साथ जिसका दूसरा सतह रजतीत होता है या सिल्वर्ड होता है उसे दर्पण कहते हैं। क्योंकि दर्पण की परिभाषा अभी तक तो यही चल रहा है। बाकी दर्पण की तरह तो गाड़ी का जो टंकी है वो भी काम करेगा, आपके यहाँ अगर कटोरी है तो वो भी दर्पण का काम करेगा। जो भी जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, क्यों देखते हैं चेहरा, कैसे दिखाई देता है चेहरा? क्योंकि वह पूरे प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जैसे कि मेरे बॉडी से जितना लाइट निकल रहा है, मतलब हमसे जितना प्रकाश निकल रहा है दर्पण पे पड़ा, टोटल के टोटल प्रकाश के परावर्तित होकर हमारे आंखों पर पड़ा। अगर पूरा प्रकाश परावर्तित नहीं होता तो हम अपना फ़ोटो या अपना इमेज उस दर्पण में नहीं देख पाते। जैसे ही बोर्ड की बात करो, इसमें भी कुछ कुछ हमको पीछे वाला हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन कुछ कुछ दिखाई देता है, पूरा साफ साफ नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि यह जो बोर्ड देख रहे हैं यह पूरी तरह से प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है। जैसे आपके मोबाइल का स्क्रीन, वह पूरी तरह से लाइट को परावर्तित कर देता है। कुछ वैसे स्क्रीन होते हैं जो पूरी तरह से लाइट को परावर्तित कर, कुछ वैसा होता है जिन्हें मोबाइल में भी देखोगे तो आपका चेहरा दिखाई देगा, लेकिन वो दर्पण की तरह काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पूरा प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है, उतना साफ साफ नहीं दिखाई देता है। रंग मेरा होता कैसा उसमें दिखाई कैसे देता है? अगर मान लो दाग उग लगा हुआ है कभी चेहरे पर तो पूरा परावर्तित नहीं करता। इसीलिए दर्पण की परिभाषा जो हम पहले बोले वही है। दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा चिकना तथा चमकीला सतह जो पूरी तरह से प्रकाश को परावर्तित कर देती है। वैसा चिकना तथा चमकीला सतह जो पूरी तरह से प्रकाश को परावर्तित कर देती है और जिसका दूसरा सतह रजतीत होता है। रजतीत मतलब पीछे सिल्वर्ड रहता है। रजत हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर, और सिल्वर्ड को ही बोलते हैं रजतीत। मान के चलो कि चांदी का पानी चढ़ा हुआ रहता है या सिल्वर्ड रहता है, पेंट किया हुआ रहता है, जो भी आप समझिए, पारे की कलई की हुई रहती है। देखो पीछे जो इस तरह से बनाते हैं इसको बोलते हैं कि रजतीत। ये रजतीत वाला हिस्सा, हिंदी तो खैर दिक्कत हो जाएगा हमसे, सिल्वर्ड किया हुआ। और सामने वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। इसको कहा जाएगा परावर्तक सतह। इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो दर्पण ऐसा भी हो सकता है, दर्पण इस तरह से भी हो सकता है कि ऐसे हो, इस तरह से, और इधर मान लो पीछे की तरफ ऐसे सिल्वर्ड है या रजतीत है। लेकिन इसमें क्या देखोगे, यह पूरी तरह से गोल नहीं है। इसका परावर्तक सतह सामने की तरफ है, ये चिकना सतह सामने है, तो हम बोलेंगे कि यह पूरी तरह से गोल नहीं है, ये परवलय के जैसा है, इसलिए हो गया परवलयिक।
इसको हम लोग बोलेंगे परवलयिक दर्पण, इंग्लिश में कहा जाता है पैराबोलिक मिरर। जैसे यहीं पे देख रहे हैं भाई, जो सरफेस है वो प्लेन है, तो इसको प्लेन है इसलिए हम इसको बोलेंगे कि कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, इंग्लिश में प्लेन मिरर। और हम हमेशा आप लोग को सिखाते हैं कि आपको लिखना बोर्ड पर नहीं है, कॉपी पे। तो कॉपी भी तो 2 डायमेंशनल शेप है, तो कॉपी पे लिखना है, इसीलिए आपके सामने हम बोर्ड पर लिखते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एनिमेशन हम सिर्फ दिखाते हैं, कैसे लिखना है वो ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण इस तरह का होता है, अब एनिमेशन होता है ज़्यादा समझ में आता है, इसमें थोड़ा कम समझ रहे, कोई बात नहीं, लिखना कॉपी में है। तो दर्पण तो पहली बात आपको समझ में आ गया कि वैसा चिकना तथा चमकीला सतह जो प्रकाश को पूरी तरह से परावर्तित कर देती है, तथा जिसका दूसरा सतह रजतीत होता है, उसे दर्पण कहते हैं। अब दर्पण होता कई प्रकार के, 2 तरह के तो देख लिए, को समतल दर्पण और दूसरा परवलयिक दर्पण। कभी कभी कुछ दर्पण ऐसा भी होता है जो पूरी तरह से गोल होता है, इस तरह से गोल भले ही नहीं बना पाए, दिस इज़ माई फॉल्ट, बट इस तरह से गोल। अभी गोल रहेगा तो दर्पण कैसे होगा सर? तो सही बात है, गोल रहेगा तो दर्पण नहीं होगा। हम इसमें से काट लेंगे, मान लो इस तरह से काट लेंगे, और सिर्फ इतना ही हम लोग यूज करेंगे, इसके पीछे इस तरह से रजतीत कर दिए। तो हम लोग बोलेंगे कि यह जो दर्पण बना है ये किसी खोखले गोले का भाग है, बीच वाला हिस्सा मिटा दो, चलो गया काम से, इसके इधर रजतीत कर दो, ये वाला। तो इसको देखें चाहे इसको देखें, ये दोनों मिला जुला के हम लोग बोलेंगे ना कि दोनों के दोनों मिला जुला के किसी खोखले गोले का भाग था। अब किसी खोखले गोले का भाग था, इसीलिए हम कहेंगे कि यह गोलीय दर्पण है, इंग्लिश में कहा जाएगा स्फेरिकल मिरर। ये गोलीय दर्पण है, स्फेरिकल मिरर। इसको अगर देखा जाए तो पीछे तो रजतीत है, तो सामने की तरफ हो गया परावर्तक सतह, उठा हुआ, उठल है, सामने की तरफ उठल है, इसीलिए हो जाएगा उत्तल दर्पण, इंग्लिश में बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। और इसमें परावर्तक सतह उठल है, धसल है, अंदर की तरफ धसा हुआ है, तो अवतल दर्पण, इंग्लिश में बोलेंगे कनकेव मिरर। यानी दर्पण का डेफिनेशन तो हम आपको बता चुके हैं। अब दर्पण कितने प्रकार के हैं, तो कहिएगा दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार के। अब बुतरू कुछ भी बोले, बच्चा कुछ भी बोले, बोलता तो 3 ही प्रकार के हैं। ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे जो मेरे यहाँ आते हैं उनसे जब पूछते हैं दर्पण कितने प्रकार के बाबू, तो ये कहता है दर्पण 3 प्रकार के। वो भी सही बतलाता है, दर्पण 3 प्रकार के डायरेक्ट बोल देता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसका भी कहना सही है। ये भी तो 3 को हुआ, दर्पण 3 प्रकार के हैं। लेकिन हम जो बता रहे हैं वो ये है कि दर्पण 3 प्रकार के हैं, बहुत सही बात है, एकदम अच्छा, दर्पण 3 तरह के हैं। लेकिन एगो समतल दर्पण है, एगो गोलीय दर्पण है, एगो परवलयिक दर्पण है। अब समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो एक लाइन में डेफिनेशन लिख लेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अगर एक बार में नहीं लिख पाते हो तो देखो बोर्ड पर तो हम लिखेंगे नहीं, हम फिर से रिपीट कर देते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये वाला देखिए, परावर्तक सतह ऐसे लिखा था, इसका परावर्तक सतह समतल है। यानी हम 2 बार रिपीट कर चुके हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। डेफिनेशन लिख लिए, डायग्राम ये वाला बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लिखना ही है डेफिनेशन।
और डायग्राम बनाना ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप डेफिनेशन लिखिएगा फिर वहाँ पे मोबाइल चिपका दोगे कि इसमें एनिमेशन देख लीजिएगा, डायग्राम ही बनाकर दिखाना होगा। अब आते हैं परवलयिक दर्पण, बोलिए पे बाद में। परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? तो लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूरी तरह से गोल नहीं होता है, या वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूरी तरह से किसी गोले का भाग नहीं होता, उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्ण रूप से किसी गोले का भाग नहीं होता है, उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। अर्थात जिसका परावर्तक सतह अंडाकार होता है, अंडे के आकार का होता है, उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। डेफिनेशन एक दो बार रिपीट कीजिएगा, सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। ये वाला देखिए, ये वाला है परवलयिक दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंडाकार होता है, उसे परवलयिक दर्पण। ये वाला हो गया समतल दर्पण। अब आते हैं गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो अभी तो हम बताए थे कि इसको अगर डॉट डॉट करके देखोगे तो किसी गोले का हिस्सा है। चाहे हम इधर वाले दर्पण की बात करें, ये उत्तल दर्पण हो गया क्योंकि उठल है, पीछे तो खैर रजतीत है, पीछे तो पेंट कैल है, तो किसी को भी अपना चेहरा देखना है तो सामने आके देखेगा, परावर्तक सतह उठा हुआ। इसमें उधर रजतीत है तो सामने उठा हुआ, लेकिन इसमें धसल है, इसमें धसल है, तो ये हो गया अवतल दर्पण, और ये बोला गया उत्तल दर्पण। तो पहली बात है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, ये मालूम रहेगा तभी ना। वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसका परावर्तक सतह देखो उठा हुआ है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, छोड़ो ने उठा हुआ है धंसा हुआ है, ये है तो किसी गोले का ही हिस्सा। उधर वाला जो देख रहे हैं वो भी तो है किसी गोले का हिस्सा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है तथा दूसरा सतह रजतीत होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। डायग्राम में दोनों बना लोगे फिगर। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न ये बनता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कोई पूछ देगा तो आंसर ये होगा गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण को कहते हैं कनकेव मिरर। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो सिंपल, उत्तल माने उठल। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल उठल उठल उत्तल एक जैसा लगता है। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ये भी जरा बताइए। यही तो है, बताओ। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और उसका दूसरा सतह रजतीत होता है। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण, हम सब चीज़ बता दिए। अब आते हैं उससे संबंधित कुछ बिंदुओं पर। उसके लिए ये मिटाना होगा, ये वाला मिटाएंगे तभी अच्छा से हम समझा भी पाएंगे। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। देखिए, भले हमसे गलती हो जाए, आप कंपास उम्पास का मदद लेकर इसको गोल बनाइएगा। हमसे हो सकता है पूरी तरह से गोल ना बने,
आप इसको गोल बनाइएगा। ये गोला हो गया, खोखला गोला। अब करेंगे क्या ने, हम तोड़ेंगे इसको थोड़ा थोड़ा, बीच बीच से तोड़ेंगे इस तरह से, ये वाला इतना से। नहीं समझ में आवे तो उसके लिए हम यहाँ पे डॉट डॉट ब्लू लाइन से बनाते हैं, ब्लू से डॉटेड लाइन से डबल डबल रिपीट कर देना। समझना ये है कि ये वाला कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल उठा हुआ, और ये सॉरी इधर ने ये वाला हो जाएगा धसल है। तो अब तक बीच वाला हिस्सा चाहो तो आप मिटा भी दो, कोई ज़रूरी नहीं कि वो रहबे करे। इधर वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, चलो बीच वाला मिटाइए देते, कन्फ्यूजन होगा। ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बीच वाला हिस्सा अपने से समझ जाना कि बीच में जुटल डॉट 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 डॉट। ये कौन सा दर्पण हो गया, तो कहेंगे उठल ऐसल परावर्तक सतह। अगर उठा हुआ है तो जाहिर सी बात है कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। और इसमें तो धंसा हुआ है, तो धंसा हुआ है तो कौन सा दर्पण है। अगर परावर्तक सतह धंसल रहेगा तो अवतल दर्पण। अब चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों ही कंडीशन में थोड़ा गौर से देखोगे। उत्तल दर्पण उठा हुआ, अवतल दर्पण धंसा हुआ, इसको गोल कर दो तो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण किसी खोखले गोले का एक हिस्सा है। ये वाला एक हिस्सा, ये वाला दूसरा हिस्सा। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C से डिनोट किया जाता है या C से सूचित किया जाता है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि आपको हम डेफिनेशन किसका लिखा है, वक्रता केंद्र की। ध्यान देना, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो फिर से रिपीट करते रहे इसका आंसर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं। लिख लिए होंगे, तिबारा रिपीट करते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं। अब आगे क्या है, वक्रता केंद्र में जब देखोगे, यहाँ पर एक बात ध्यान देना, अवतल दर्पण और समझने पर ध्यान देना, और उत्तल दर्पण छोड़ो, यह तो लिखल है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के, ध्यान से देखो, अवतल दर्पण यही वाला हिस्सा है ना। अब परावर्तक सतह किधर है भाई, धंसा हुआ। परावर्तक सतह इधर है, परावर्तक सतह इधर है। अब परावर्तक सतह के एकदम जस्ट सामने है। तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। दर्पण के सामने होता है, मतलब दर्पण कहने का मतलब ये हो गया ना कि परावर्तक सतह के सामने होता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह इधर है। लेकिन इसके लिए भी वक्रता केंद्र तो यही वाला होगा। तो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। और ये दोनों बात ने इसको क्या कहते हैं, एकदम पूरा गांठ बांध लेना, दिमाग में फिट कर लेना कि अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र है वो दर्पण के सामने है, और उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र है वो दर्पण के पीछे है। एकदम माइंड में फिट होना चाहिए। देखो, उत्तल दर्पण बोले चाहे अवतल दर्पण बोले, दोनों का डेफिनेशन
थोड़ा सा अलग है। उत्तल दर्पण में वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, अवतल दर्पण में जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, लेकिन है तो दोनों के दोनों किसी खोखले गोले का भाग। अब जिस खोखले गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसी गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब हमको यहाँ पे अगर ध्यान दिए तो हमको ये देखा कि अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र, लेकिन उत्तल दर्पण के पीछे, क्योंकि उत्तल दर्पण मतलब उठल, तो परावर्तक सतह इधर है और इसके लिए वक्रता केंद्र पीछे है, गोल करके देखें तो। और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह इधर है और इसके सामने ही पड़ रहा है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र दर्पण के सामने पड़ता है, लेकिन उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे पड़ता है। तो वक्रता केंद्र तो हो गया। अगला पॉइंट आता है वक्रता त्रिज्या। ये क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बताए। वक्रता त्रिज्या सेम चीज़ बा, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग है। इस गोले की त्रिज्या चाहे इसे मिला दो, चाहे इसे मिला दो, चाहे यहाँ से इसे मिला दो, किसी भी तरह से मिला दो, नहीं क्या फ़र्क पड़ता है? वक्रता त्रिज्या क्या है? तो आप डेफिनेशन कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हम फिर से बोल देते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण किसी न किसी गोले का भाग होता है, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि अवतल चाहे उत्तल, मतलब मिला जुला के अवतल या उत्तल क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले की वक्रता त्रिज्या, हम लगता है गलती बोल रहे थे शायद, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। माफ़ कीजिएगा, कुछ लगता है गलती बोल दी है, हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। वक्रता केंद्र क्या है भाई? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाती है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, कैपिटल आर से। वक्रता केंद्र को हम लोग सी से सूचित करते हैं, तो वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित करेंगे। अब अभी फ़िलहाल चिन्ह परिपाटी तो बता नहीं रहे हैं, फिर इसको भूल जाइए। ऐसे अगर चिन्ह परिपाटी हम बताते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता। अभी चिन्ह परिपाटी बताने, फिर भी देख लो, एक चीज़ समझाते हैं। इसमें जो वक्रता त्रिज्या होता है ना उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या ऐसा नहीं लग रहा है पीछे की तरफ है, दर्पण से पीछे जा रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, ऐसे चिन्ह परिपाटी में हम फिर से समझाएंगे, वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। क्यों? अरे राइट साइड में नाप रहे हैं। और अवतल दर्पण में, अच्छा इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, अभी छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये जब हम चिन्ह परिपाटी बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर से समझाएंगे। अभी फ़िलहाल वो टॉपिक है। तो वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। अब आते हैं ध्रुव। ये ध्रुव क्या होता है? आपको दिखाई दे रहा होगा कि दर्पण है, भले ही उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसके बीचों बीच वाला जो हिस्सा होगा ना, दर्पण जो है, दर्पण के परावर्तक सतह का एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट, एकदम बीच वाला पॉइंट, दर्पण के परावर्तक सतह के बीच वाला पॉइंट, उसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुव। जैसे ही अवतल दर्पण है, चाहे कोनो दर्पण रहे, दर्पण के उत्तल हो चाहे अवतल हो, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह के बीच वाले पॉइंट को हम लोग ध्रुव कहते हैं, इंग्लिश में पोल। अब पोल को सूचित किया जाता है किससे? जैसे कि वक्रता केंद्र को सी से, वक्रता त्रिज्या को आर से, तो ध्रुव को सूचित करते हैं हम लोग पी से। पी से पहला नाम, आर से, सी से। इसके पहले अक्षर सी है, इसका पहला अक्षर आर है, इसका पहला अक्षर पी है। फिर से रिपीट करते हैं, ध्रुव क्या है?
गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु या बीचों बीच वाले बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के बीचों बीच वाले बिंदु को या मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। तो ध्रुव क्या है ये भी बताती हैं, हम डायग्राम में दिखा भी रहे हैं ध्रुव क्या है। ध्रुव तो हो गया। ध्रुव के बाद अब बारी आती है प्रधान अक्ष। ये प्रधान अक्ष क्या होता है? तो प्रधान अक्ष देख लो कि ध्रुव दिखाई दे रहा है और वक्रता केंद्र दिखाई दे रहा है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्यान देना हम रेखा बोल रहे हैं, रेखा खंड नहीं बोल रहे हैं। रेखा की लंबाई पता नहीं कहाँ तक जाएगी। तो इन दोनों को मतलब प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? तो प्रधान अक्ष लिख लो, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहा जाता है, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी हो गया। अब आते हैं दर्पण का द्वारक। ये दर्पण के द्वारक क्या होता है? दर्पण का द्वारक, तो दर्पण के जो परावर्तक सतह है ये जितना चौड़ा होगा, जितना लंबा होगा, या कहो कि उसका जो भी क्षेत्रफल होगा, दर्पण के परावर्तक सतह के वास्तविक क्षेत्रफल को, दर्पण के परावर्तक सतह के वास्तविक क्षेत्रफल को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ऐसे बोलो दर्पण के परावर्तक सतह की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, लेकिन ये डिफिनेशन कच्चा है। सही डिफिनेशन ये है कि दर्पण का परावर्तक सतह कितना लंबा कितना चौड़ा पूरा बताना पड़ता है। तो दर्पण के परावर्तक सतह के वास्तविक क्षेत्रफल को दर्पण का द्वारक कहते हैं बस। अब आता है दर्पण का मुख्य फोकस और फोकस दूरी। थोड़ा सा अस्थिर से, इसमें थोड़ा सा टाइम देकर और थोड़ा सा दिमाग को अस्थिर रखिएगा तब समझ में आएगा फोकस क्या होता है। फोकस इसलिए टाइम देना होगा क्योंकि अभी आप अरे यार क्या हो गया, देखिए फोकस क्या होता है। बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन आपको लिखाने वाले। फोकस क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि ये वाला है, अभी तो फ़िलहाल कोई दर्पण नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से रजतीत कर दिया जाए तो आप बोल सकते हैं कि पीछे रजतीत है सर, तो परावर्तक सतह धंसा हुआ, मतलब अब यह अवतल दर्पण है। अब यह अवतल दर्पण, अभी हो गया अवतल दर्पण। और ऐसे जो हम लाइन खींचे हैं इसको कहेंगे प्रधान, जो लाइन जाएगा ये हो जाएगा प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ वाला पॉइंट कहलाएगा पोल। और यहाँ कहीं बीच में अगर गोल करके देखोगे डॉट 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 तो कहीं सी मिलेगा शायद। फोकस क्या होता है, देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर किसी किरण को भेजना है। प्रधान अक्ष के समानांतर, ये ध्यान रहे, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, चाहे ऊपर से आवे चाहे नीचे से जाए, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, ऊपर वाला भी है उसके समानांतर, नीचे वाला भी। देखो जो भी रहे, चाहे यहीं से कायन भेजे चाहे यहाँ से कायन भेजे, हमारी मर्जी करता है कि हम यहाँ से भेजेंगे, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 20 जय को भेजना है भेजो। ये ध्यान रहे कि प्रधान अक्ष के समानांतर है। आप को यहाँ से भेजना है तो कहीं से भी भेजो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 किरण हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं और चारों के चारों क्या है, प्रधान अक्ष के समानांतर। अब ये जो किरण है किधर जाएगा, तो ऊपर तो जाएगा ना, हम पहले भी एक बार बोले थे, क्योंकि ऊपर का रास्ता धीरे धीरे बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है, इधर वाला रास्ता खुल रहा है। क्यों, देखो ये जो परावर्तक सतह है और दूर होते जा रहा है और दूर होते, मतलब पहले यहाँ है, जैसे अभी तो बिंदु यहाँ है, अब देखो अब दर्पण का बिंदु कहाँ आ गया, यहाँ पर। अब यहाँ पर से यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर आ गया, बढ़ते जा रहा है, तो उसको रास्ता नीचे की तरफ खुला मिलेगा, तो वो नीचे की तरफ भागेगा। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणें या किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें या किरण, दोनों परावर्तन हो गया। दूसरा किरण हमने देखा है, दूसरा भी अगर परावर्तित कीजिएगा ना तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परावर्तन उसका भी दिखा सकते हैं।
इसका भी शो कर सकते हैं परावर्तन, ये भी दिखा सकते हो आप। देखिए, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यही बिंदु उस दर्पण का फोकस कहलाता है या मुख्य फोकस कहलाता है। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण को अभी सारी दर्पण भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, अभी सारी दर्पण। क्यों? क्योंकि जो फोकस है ना, ये फोकस कैसा फोकस है, तो कहेंगे कि ये फोकस वास्तविक फोकस है। और ये फोकस किधर है, तो कह सकते हैं दर्पण के सामने। इन सब बातों को रटना नहीं है, बस समझ कर याद रखना है। अभी सारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी किरणें एक जगह मिल जाती हैं। फिलहाल अभी सारी वास्तविक फोकस दर्पण के सामने। ये सब अगर भूल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा फिर से रिपीट करेंगे। अभी का जो मुद्दा है वो ये है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण या प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, वही बिंदु उस दर्पण का फोकस कहलाता है। कोई ज़रूरी है मिलती है, कभी कभी नहीं भी मिलेगा तो उसको भी देख लेते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। आधा अधूरा आपको हम नहीं बताने वाले, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट इस तरह से कोई दर्पण, भी डेफिनेशन लिखिएगा ना, हम दोनों आपको समझा दे रहे हैं। तो अवतल दर्पण, ये वाला उत्तल दर्पण हम सही से नहीं बना पाए हैं, आप सही से बना लीजिएगा। देखो, एक ही किरण लेते हैं ना, उतना क्या है। ये प्रधान अक्ष के समानांतर है, ये किधर भागेगा? ये तो जाहिर सी बात है कि नीचे की तरफ ने। इसको तो रास्ता, अरे यार दर्पण दूर भाग रहा है। दर्पण देखो अभी यहाँ था, अब डॉट इतना जगह खाली है रे, ये जगह खाली है, यानी किधर भागेगा? ऊपर की तरफ। उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद ही इधर भागेगा, इस तरफ। लो, ये तो इधर भाग गया सब, कोई बात नहीं। हम इसको पीछे की तरफ आभासी रूप से बढ़ाएंगे, डॉट 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 डॉट, इस तरह से। तो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा, नहीं मिलेगा कैसे, मिलता हुआ प्रतीत होगा। इसमें क्या था? वास्तविक फोकस। यहाँ पर क्या बोलेंगे? ये वास्तविक फोकस नहीं है, ये वाला आभासी फोकस है, आभास होता है। इसमें क्या था? अभिसारी। इसमें अभिसारी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो नीचे से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो अपना अलगे डायरेक्शन में जाएगा, वो अपना इधर भाग जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि डॉट 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 पीछे मिलाएंगे तो मिल जाएगा, इधर भाग रहा है। तो जैसे इसको कहते हैं अभिसारी, इसको कहते हैं अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण, इसमें फोकस किधर रहता है? दर्पण के पीछे। लगभग मान के चलो कि हम अंतर भी थोड़ा थोड़ा समझाते जा रहे हैं। अब क्या आपको समझ में आया कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अगर अवतल दर्पण है तो वास्तविक रूप से फोकस पर मिलेगी, और अगर उत्तल दर्पण है तो वास्तविक रूप से फोकस पर मिलेगी नहीं, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होगी। तो इतना तो आप समझ गए कि अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो आभासी होता है। नहीं लिख पाए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, वही बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। बाकी दो तीन बातें आप चाहें तो दोनों लिख लीजिएगा।
ये वाला अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, उत्तल दर्पण में आभासी फोकस होता है। अवतल दर्पण में फोकस जो होता है दर्पण के सामने होता है, उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है। हाँ, क्वेश्चन ये भी कहता है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आप जवाब ये दीजिएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो आप बताइएगा, जवाब ये दोगे कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती। कौन से बिंदु पर मिलते ये नहीं बताना है, अब मिलता तो फोकस पे, लेकिन ये नहीं बताना है कहाँ पर मिला। खाली ये बोलिए कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल जाती है, अर्थात संश्रित हो जाती है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। दोबारा फिर से इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इसको क्यों कहते हैं भाई, उत्तल दर्पण को अपसारी क्यों कहते हैं, तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलती है, बल्कि अपसृत हो जाती है, फैल जाती है। देखो ना, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली एगो ऊपर भाग गया और एगो नीचे भाग गया। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फैल जाती है, अर्थात अपसृत हो जाती है, इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं, याद रहेगा। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है ये भी बतलाना जरूरी नहीं है कि प्रधान अक्ष पे ही मिलती, बस मिल जाती है। मिल जाती है यानी संश्रित हो जाती है, इसीलिए इसको अभिसारी कहते हैं। आना, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, बोलेंगे कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद अपसृत हो जाती है, इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो ये दोनों का जवाब मिल गया। अब सिंपल सी बात है कि फोकस दूरी बता दीजिए सर, और तो बहुत सिंपल है यार, अब सिंपल बोल दो ना कि ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, मुख्य फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। जैसे यहीं पे बात करो तो ये ध्रुव हो गया और ये वाला फोकस हो गया, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जवाब क्या दीजिएगा, फोकस दूरी किसे कहते हैं। मुख्य फोकस तो आप समझ गए कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वही बिंदु उस दर्पण का फोकस कहलाता है या मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस दूरी तो बोलना ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं या फोकस आंतर कहते हैं, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो आज जो दर्पण का टॉपिक था, दर्पण से रिलेटेड जो भी बिंदुएँ थे वो सारे हम बता दिए। और हाँ, जो भी इतना देर तक क्लास को देखें, देखिए शुरू में आते के साथ हम लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि मेरे लिए पढ़ाना ज़रूरी है, मेरा कर्म है पढ़ाना, और आपका काम है, आपका कर्म है कि अगर आप पढ़े हैं, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो यार। हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करो। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि फ़िज़िक्स हम पढ़ें कैसे। यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ लेता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम स्मार्ट बोर्ड पर नहीं देना, आपको एग्ज़ाम कॉपी पर देना है। आपको जब एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पे कॉपी पेन का इस्तेमाल करना होगा। आप कितना अच्छा समझ लें, लेकिन लिखना कॉपी पेन पर ही होगा। तो ऐसा तो नहीं कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है, हम आए आप पूरा एकदम PDF आपको दे दिए, PPT दे दिए, आपको बनाना खुद से ही पड़ेगा। किताब में हर चीज़ है, तो वही चीज़ हम PDF में यहाँ पे दिखा दें या PPT में दिखाएंगे अगर नौबत आएगा तो। लेकिन मेरा कहना है कि फ़िलहाल आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और 1-2 लोगों को शेयर कर देना। और क्या बोले, आज यही तक, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज इतना देर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।